Hi everyone, my name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the different categories. I hope you people doing good. So आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम बात करने वाले हैं द टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत समय नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताती हूँ, समझाती हूँ और फिर उसके बाद अपन लोग दूसरे चैप्टर्स में चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सो पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले ध्यान से देखते जाइएगा। आपको वासा डिफरेंशिया और वासा इफरेंशिया के बीच में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, वासा डिफरेंस और जब वासा इफरेंस आ जाता है, ये टॉप 10 क्वेश्चंस में, इसका मतलब ये है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो रेडी करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको ऐड कर देती हूँ, दैट इज मेल रिप्रो। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को ये। तो आपका इसका मतलब ये कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है और उसके पार्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है वो आपको याद होने चाहिए है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट आता है आपका वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो होता है बच्चों, इसके लिए आप जो है डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो टोटली आपकी इच्छा है कि आप बेसिकली एक टेस्टिस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, टेस्टिस से ऐसी छोटी छोटी सी पाइप्स निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं 10 से 12 पाइप्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। अब ये वासा इफ्रेंशिया जो होती हैं ये एक हाईली कॉइल्ड पार्ट में जाती हैं जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, सो ये जो टेस्टिस है ये क्या करता है बेटा, ध्यान से समझते जाना। ये टेस्टिस क्या करता है, आपका टेस्टिस जो है ये बनाता है स्पर्म। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो टेस्टिस है बेटा वो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करता है, मतलब स्पर्म बनाता है। अब ये जो स्पर्म है वो बाहर निकलते हैं वासा इफ्रेंशिया से। तो वासा इफ्रेंशिया क्या है, टेस्टिस से जुड़ी हुई छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिनका नंबर करीब 10 से 12 होता है। ठीक, उसके बाद ये एक हाईली कॉइल्ड पार्ट में जाती हैं जिनका नाम होता है एपिडिडाइमिस। ला 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 ला। तुमको पता है कि यहाँ पे स्पर्म एक हफ्ते तक स्टोर रह सकता है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी तो नहीं है, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब बाहर निकलेगी और इस ट्यूब का नाम होता है वासा डिफरेंशिया। और ये जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब ऊपर की। टेस्टिस तो एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमेन मतलब पेट के बाहर है। और ये जो आपकी वो है, जो आपकी वासा डिफरेंशिया जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, ये ऊपर की ओर जाती है। डन। तो ये है आपकी वास डिफरेंस। ठीक है, ये है आपकी वास डिफरेंशिया, जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या लेके जा रही है, ये कैरी करती है स्पर्म को। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, कैरी स्पर्म। तो धीरे से अगर आप देखो तो मैंने आपको काफी सारे जो पार्ट्स है वो आसानी से बता दिए हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस ने अपने क्या बनाए, स्पर्म बनाए। फिर उसने स्पर्म किसको दिए, वास इफ्रेंस को। वास इफ्रेंशिया भी बोल सकते हैं। कितनी होती है ये, 10 से 12 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पर्म कहाँ आया, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में क्या होता है, एपिडिडाइमस में होता है स्टोरेज होता है यहाँ पे स्पर्म का। और यहाँ पे परफेक्ट टेम्परेचर एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि स्पर्म थोड़े से मतलब मैच्योर हो सके। ठीक है, उसके बाद स्पर्म डक्ट यहाँ से बाहर निकलती है जो एब्डोमिनल कैविटी की ओर, मतलब पेट की ओर ऊपर जाती है। टेस्टिस बाहर है, फिर ये ऊपर लेके स्पर्म की ओर जाएगी। तो ये आपको, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो। चलिए पढ़। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, पहले इफ्रेंशिया पढ़ लेते हैं। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया रेटे टेस्टिस से अराइज होती है। अब रेटे टेस्टिस क्या होता है ये भी समझ लो, पार्ट समझ ही रहे हो तो ध्यान से समझो। यहाँ पर आपके छोटे छोटे से इस तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं, ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, यहाँ पर आपके टेस्टिस में छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लोब्यूल। क्या कहते हैं, लोब्यूल। लोब्यूल का जो नंबर है बेटा वो 200 से 250 हो सकता है। डन, कोई समस्या, कोई परेशानी। नाउ इन लोब्यूल्स के अंदर जो होती है, हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी से 2 से 3 ट्यूब्स होती हैं। हर लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी से 2 से 3 ट्यूब्स होती हैं, इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी से ट्यूब है लल्ला, इनको हम कहते हैं बेटू जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डन। तो टेस्टिस के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट है। कितने हैं, 10 से 12। उसके अंदर क्या है, ट्यूब है। कितनी ट्यूब है, 2 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कितनी होती, 2 से 3 पर लोब्यूल। ये भी याद रखिएगा, पर लोब्यूल कितनी ट्यूब्स होती हैं, 2 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। लल्ला ला ला ला। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। डन। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो सारी एक जगह, कॉमन जगह पर खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी भाई, बोलो। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह पर खुलती हैं।
इस जगह को हम कहते हैं बेटा रेटे टेस्टिस, ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं लल्ला, इसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। तो सारी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को एक कॉमन जगह पर खोलती हैं जिन्हें हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया निकलती है, यही वो बात बोल रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म भी हो गया इतने में, ठीक है। तो आपका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है लल्ला, 2 से 3। क्या बनाती है बेटा, स्पर्म बनाती है। स्पर्म जाकर कहाँ खुलेगा, स्पर्म जाकर खुलेगा आपका रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस क्या है, कॉमन एरिया है जहां पे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलती है, ठीक। फिर आपने किसको दिया, एपिडिडाइमस को। फिर एपिडिडाइमस से क्या निकली, वासा डिफरेंशिया। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वासा डिफरेंशिया कहाँ से निकल रही, रेटे टेस्टिस से। कहाँ ओपन होती है, एपिडिडाइमस में। ये क्या करती है, टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालती है, ठीक है। ये कोई और डक्ट को रिसीव नहीं करती, सिर्फ 10 से 12 होती हैं और सिर्फ स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमस को देती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो होती हैं ये स्क्रोटम के अंदर होती हैं, मतलब कि ये होती हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के बाहर है पर स्क्रोटम के अंदर है। चलो, वासा डिफरेंशिया कहाँ से निकला, एपिडिडाइमस से निकला। ये क्या करता है, स्पर्म को ऊपर की ओर ले जाता है और यूरेथ्रा से बाहर निकलवा देता है। डन। ये और भी रिसीव करता है, जब आप ऊपर लेके जाओगे स्पर्म डक्ट को तो सेमाइनल वेजाइकल की डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट, ये सब आपस में जुड़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिंगल निकल रहा है। जब ये ऊपर जाता है तो सेमाइनल वेजाइकल की डक्ट भी आती है और इससे जुड़ जाती है। फिर जब ये और आगे चला स्पर्म को लेकर सेमाइनल फ्लूइड को, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी आके जुड़ जाती है। डन, ओके। और ये हमेशा एब्डोमेन की ओर जाता है, ठीक है, ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी की ओर जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक है एब्डोमेन के बाहर, दूसरा एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन के अंदर जा रहा है। एक किसी भी दूसरी डक्ट को ज्वाइन नहीं करता है फ्रेंशिया, ये ज्वाइन करता है किसको, सेमाइनल वेजाइकल की डक्ट को, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट को। फिर उसके बाद ये क्या करता है, सिर्फ टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकाल के एपिडिडाइमस को देता है। ये स्पर्म को एब्डोमिनल कैविटी की ओर ले जाता है। तो डिफरेंस लिख लोगे, इससे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर भी बनी है, ठीक है। आपको डायग्राम शो किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें आपको एक्स आइडेंटिफाई करना है बेटा कि एक्स क्या है। तो बेटा एक्स तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स है हमारा टेस्टिस, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, टेस्टिस है। डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, एक्स है हमारा टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस से क्या क्या बाहर निकल रहा है बेटा, ये होता है आपका एपिडिडाइमस, ठीक है, फोल्डेड दिखाई दे रहा है। ये है आपका एपिडिडाइमस। आई होप कि मेरी हैंडराइटिंग पिदड़ी पिदड़ी सी विजिबल होगी। कोई गुंडा कान नहीं लाएगा कि मैडम लाल कलर दिखता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। दिखता नहीं है तो देखो, टाइम आ चुका है देखने का, अभी भी नहीं देखोगे क्या रे, ठीक है। ये है बच्चों वासा डिफरेंस, ठीक है। वासा डिफरेंस से आपका जो स्पर्म है वो ऊपर की ओर गया। तो ये जो टेस्टिस जो बाहर की ओर है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाली कैविटी। एक तो ये ससुर पेन नहीं चलत यार बेटा, तुम लोग पूजा करके नहीं आए क्या। ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाली कैविटी। ये है आपकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब पेट के बाहर वाली कैविटी, ठीक है। तो आपका जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब स्क्रोटल सैक के अंदर है। टेस्टिस जो है वो बाहर होता है। और आपकी जो वासा डिफरेंशिया है बेटा वो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर देखो, क्लियर, लड्डू मुट्टे आ रही है, ओके। चलो ओके डन। तो आइडेंटिफाई एक्स, एक्स है हमारा टेस्टिस। कहाँ होती है लोकेशन, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। किसके अंदर होती है, स्क्रोटल सैक के अंदर। काहे होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। स्पर्म बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है, जो कि स्क्रोटल सैक उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एक्सेसरी ग्लैंड वाई, वाई कहाँ है, वाई 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 दिस, मैंने आपको बोला था ना, इधर आओ बेटू, है ना। तो जब देखो इधर आओ, अब एक और डायग्राम थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। देखो जो टेस्टिस है ना, यहाँ से स्पर्म डक्ट निकली। स्पर्म डक्ट जो है वो क्या लेकर जा रही है बेटा, ध्यान से सुनो। स्पर्म डक्ट क्या लेके जा रही है, स्पर्म डक्ट स्पर्म लेके जा रही है। ये क्या कैरी कर रही है लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों। फिर यहाँ पर क्या होता है पता तुम्हें, यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर बेटू, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, है ना बच्चे। और यहाँ पर होता है आपका यूरेटर। यहाँ एटा की होला, एटा होला यूरेटर बेटा, ठीक है। अब यहाँ से ये जाती है और इस तरीके से घूम जाती है। घूम जाऊंगी मैं, घूम जाऊंगी, घूम के आ ही रही होती है। तो ये बोल रही होती है कि तुम स्पर्म लाए हो, भूखे होगे, भूखे होगे, प्लीज थोड़ा सा इसको सुक्रोज पिला दो। तो यहाँ पर वो एक डक्ट से ज्वाइन होती है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। तो ये घूम जाती है, यूरेटर से ऐसे घूम के आ ही रही होती है। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेजाइकल की ग्लैंड। इसकी डक्ट आई और इससे ज्वाइन हो गई। डन। मैं एक ही साइड के बना रही हूँ, दोनों साइड ही कहानी होती है। डन।
और ये जो अब नई डक्ट बनी इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। डन डन। और इजैकुलेटरी डक्ट इधर से भी आ रही होगी और इधर से भी आ रही होगी, और फिर सेंटर पर ये दूसरी ग्लैंड से जुड़ते हैं जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। डन। प्रोस्टेट ग्लैंड। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? मैंने एक साइड का बनाया है, दोनों साइड का नहीं बनाया। क्यों बनाऊं? क्यों बनाऊं? कुछ तुम भी कर लो बेटू, है ना। तो ये होती है टेस्टिस, ये है आपका वास डिफरेंस, ठीक है, ये है आपका वास डिफरेंस, ठीक है, और ये है आपका यूरेटर, क्योंकि जो आपका मेल होता है उसमें सूसू और स्पर्म दोनों एक ही से बाहर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से घूम रही है आपकी वासा डिफरेंशिया और वो रिसीव करती है सेमाइनल वेजाइकल को, ठीक है। ये क्या कर रिसीव करती बेटा? सेमाइनल वेजाइकल को, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है? सेमाइनल वेजाइकल का फ्लूइड आ गया और आ गया स्पर्म। सेमाइनल वेजाइकल का फ्लूइड प्लस स्पर्म, और ये आपकी बीच में डोनट शेप की जो ग्लैंड होती है इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। डन। अब ये जो आपका है यहीं से आपका यूरिन भी ज्वाइन होता है सेम जगह पर, ये यूरिन, और ये इस तरीके से आपका, ठीक है, और इस तरीके से आपका नीचे कौन सा करना, ये आपका गया यूरिथ्रा, ये गया यूरिथ्रा, और यहाँ पर होता है आपका मेल पेनिस, ठीक है, ये होता है आपका मेल पेनिस, ठीक है, ये होता है आपका मेल पेनिस। डन। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिखाई देता है। ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये होता है आपका यूरिथ्रा, ठीक है, ये है आपका यूरिथ्रा, ये है आपका पेनिस, ठीक है। जो टिप ऑफ द पेनिस को हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। पेनिस के टिप को हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं प्रिप्यूस। देखो ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है। प्रिप्यूस को हम कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं बेटा? फोर स्किन, ठीक है। डन डन। यूरिथ्रा जहां पर खुल रहा है, देखो जाके यूरिथ्रा टिप पर खुलता है, इसको हम कहते हैं, ये देखो यहाँ पे खुलता है यूरिथ्रा, ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, इसे हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो यूरिथ्रा से ही आपका, और ये जो ग्रीन कलर की डक्ट बनी, लिखा क्या मैंने, ये जो ग्रीन कलर की डक्ट बनती है इसे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है, देखो मैं सबको समझा रही हूँ, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है ये कैसे बनती है? देखो स्पर्म डक्ट, ये सेमाइनल वेजाइकल की ज्वाइनिंग और स्पर्म डक्ट की ज्वाइनिंग से। तो ये कैसे बनी बेटा? देखो मैंने लिखना, ये तो नीट वालों को पढ़ा पढ़ा के ना ऐसी आदत हो गई कि बिना लिखे चैन ही नहीं आता। तो ये कैसे बनती है बेटा? फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ व्हाट? कैसे बनी? ज्वाइनिंग ऑफ स्पर्म डक्ट एंड सेमाइनल वेजाइकल। तो सेमाइनल वेजाइकल और स्पर्म डक्ट की ज्वाइनिंग की वजह से जो डक्ट बनती है उसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट को पास करते हैं तो एक ग्लैंड बीच में और आती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है ये यूरिथ्रा से ज्वाइन हो जाती है और यूरिथ्रा में सूसू भी आता है ऊपर से और इजैकुलेटरी डक्ट का भी फ्लूइड आता है, ठीक है। और यूरिथ्रा जो है वो पेनिस में खुलती है। तो यूरिथ्रा से दो चीज़ें बाहर आती हैं, यूरिथ्रा से सीमेन भी बाहर आता है। सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है, ग्लैंड्स के फ्लूइड है, सेमाइनल वेसिकल भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट का भी फ्लूइड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है, बीच में आपने और किसका फ्लूइड मिला लिया? प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मिला लिया, स्पर्म विद सम फ्लूइड्स कॉल्ड एज सीमेन। अब ये सीमेन यूरिथ्रा में खुल जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू द यूरिथ्रा, यूरिन ओपन इनटू द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जो है पेनिस में खुलेगा। पेनिस क्या होता है? यूरिथ्रा के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं इनको मिलाकर हम पेनिस कहते हैं। डन बेटा। अब पेनिस का जो ओपनिंग है उसे कहते हैं यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। पेनिस जो होता है उसके ऊपर स्किन होती है, फोर स्किन, क्लियर। टिप ऑफ द पेनिस को ग्लैंस पेनिस। डन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन, ठीक है। चलो बेटा, ओके डन। तो वाई क्या है बेटा? ये जो है ना, ये वाला वाई है आपका सेमाइनल वेसिकल, यही बताया था मैंने आपको। तो सेमाइनल वेसिकल के ऊपर ना पास बेटा बहुत सारे वो होते हैं शुगर। तो ऐसे याद रखो कि हम वैसा डिफरेंशिया से लेके जा रहे थे लड़के को बारात में, टिट टिट टिट, बीच में सेमाइनल वेसिकल आया, अरे मेरे लड़के को कुछ शरबत तो पिला दो। तो सेमाइनल वेसिकल से हम सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड को हमने स्पर्म को दे दिया और एक नई डक्ट बनाई, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिला तो स्पर्म और नाचने लगा, ठीक है। चलो जेड क्या है? जेड क्या है? फोल्डेड पार्ट मैंने आपको सिखाया था।
Z होता है एपिडिडाइमस, ठीक है। तो Z क्या है बेटा, Z इज द एपिडिडाइमस। Z क्या है, एपिडिडाइमस। ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहाँ पर स्पर्म को हम तैयार करते हैं कि आगे चल के तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, फर्टिलाइजेशन करना है, तो तू बढ़िया तरीके से स्टोर रहे, ठीक है। 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो आप। डन, ये डायग्राम क्लियर सबको। अब ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, ठीक है। चलो अब एक एक करके हमें ये सीखना है कि वाई दिस कोलावेरिडी, ओके ठीक है। चलो आ जाओ। सो अब हमें सीखना है कि WXYZ क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि ये जो X वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एम्पुला। जो X वाला पार्ट है बेटा, एम्पुला कहते हैं इसको। डन। और ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। पहले हम दूसरा लिखवाते थे, अब ये लिखवाते हैं, ठीक है। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये है बच्चों आपका एम्पुला। डन। अब हमको ये देखना है कि आपका है ना, तो ये X हो गया। अब उसके बाद ये जो Z है, तो यूट्रस की बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। यूट्रस की बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो Z हो गया पेरीमेट्रियम, X हो गया एम्पुला, Z हो गया पेरीमेट्रियम। कहाँ दिया है, X हो गया एम्पुला, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, Z हो गया पेरीमेट्रियम, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं Y सही है या नहीं है। बिल्कुल। तो Y जो है पार्ट है ना, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इज चलिए आ जाइए। ये डायग्राम सबको विजिबल है या नहीं है। अब आ जाओ ध्यान से देखो। अब Y जो है, ये देखो Y, क्या ये Y सर्विक्स है, जी हाँ। Y क्या ये सर्विक्स है, यस सर्विक्स है। क्या W Y सर्विक्स है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या W मायोमेट्रियम है, यस W इज द मायोमेट्रियम, क्योंकि बीच वाली लेयर है। अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जो अंदर वाली लेयर है ना, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। यही हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड आउट होकर बाहर होती है, ठीक है। समझ में आई बात। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये है वेजाइना। मैं पूरा ही लिख देती हूँ ना, ये है वेजाइना, ठीक है। ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, ये है सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको साथ में बता ही देती हूँ ताकि आपको काम आए, सर्विक्स प्लस सर्वाइकल कैनाल। देखो अपन ऐसे ही पढ़ाते हैं यार, ताकि कुछ भी आ जाए तो बन जाए, है ना। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के आराम से बैठे हैं और चने खा रहे हैं। सर्विक्स प्लस सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ठीक है, प्लस वेजाइना, इनको आपस में कहते हैं हम बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं बेटा, इनको आपस में कहते हैं हम बर्थ कैनाल। प्लीज ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ए क्या है, ओके क्या है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब बताने हैं। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब में पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। ये आपको बनाना आना चाहिए बेटा, ठीक है। जो पहला पार्ट ऐसा नीचे फनल शेप का, ये है एम्पुला। एम्पुला के नीचे, एम्पुला बोल रही, इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम के नीचे जो ऐसे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है फिम्बरी। ये क्या करते हैं, ये ओवरी है ना, ये ओवा लेके बैठी है, और ये क्या करते हैं, ये उंगली से ऐसे ओवरी को सहलाते रहते हैं। जैसे ही ओवा ऊपर हल्का सा दिखता है, ये पकड़ के खींच लेते हैं, क्योंकि ओवा चल नहीं सकता ना, तो ये फिम्बरी ओवा को पकड़ के खींच लेती है। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। एम्पुला के बाद आता है इस्थमस। इस्थमस यूट्रस से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो बाहर वाली लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, बीच वाली का मायोमेट्रियम, अंदर वाली का एंडोमेट्रियम, ठीक है। यही चीज उसमें पूछी थी। ये वाला वेजाइना है, ये वाला है सर्विक्स, और ये है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आपको बनाना आना चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। आई होप कि मैं आपको सिखा पाऊँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। एक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लीज ध्यान दीजिएगा, तीनों में बहुत अंतर होता है पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मिएशन, एक होता है स्पर्मिएशन। ये तीनों टर्म आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। ये तीनों टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब सीधा प्रोसेस होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से आप अपने स्पर्म को बनाते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है।
तो स्पर्म बनाने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ना। आपको याद होगा, ध्यान से समझिए, है ना, कि स्पर्म को हम एक स्टेज पे बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में कोई टेल नहीं होती है, कोई टेल नहीं होती है। इसको हम बनाते हैं जब स्पर्म, है ना, स्पर्मेटिड को स्पर्म बनाने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जब ये स्पर्म बन जाता है तो अभी ये क्या होता है बच्चों, है ना, ये अभी भी सर्टोली सेल्स के अंदर घुसा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं सर्टोली सेल। कहाँ होती है सर्टोली सेल? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, याद है ना, कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब के अंदर ये सेल है। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स में ये जो स्पर्म होता है ये अपनी मुंडी को इस तरीके से गाड़े रखता है। ठीक है, तो इस सर्टोली सेल से स्पर्म को बाहर निकालना इसे कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। चलो एक चीज मैं तुमको सिखाती हूँ, देखो ये है आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो मैं पूरे कंसेप्ट सिखा रही हूँ, ये वन शॉट रिवीजन हो जाएगा मुझे लगता है। तो ये है आपकी, क्या है, ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। प्लीज वन शॉट रिवीजन देख कर आइए। ठीक है, तो ये है आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। तुम लोग को इतने अच्छे से कोई पढ़ाता है क्या? ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होती हैं आपकी, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर होती हैं आपकी, सिर्फ इतना पार्ट बना रही हूँ मैं, ठीक है, पूरे में होता है ये है आपकी क्या बेटा, ये है आपकी स्पर्मेटोगोनियम। ये है आपकी स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये स्पर्म मदर सेल होती हैं, पर ये अपना नंबर बढ़ा लेती हैं और ये सबसे पहले बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n होता है, 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 2n होते हैं। ठीक है, डन। अब मेरी बात को ध्यान समझिए। अब होता है इसमें मियोसिस 1। मियोसिस 1 होता है तो यहाँ पर कुछ सेल्स बनती है जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, देखो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है ये, तो यहाँ पे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सिंगल n होगा क्योंकि मियोसिस 1 यहाँ हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पर जो सेल बनती है बेटा, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ये जो सेल है ये होता है स्पर्मेटिड, ये है आपकी स्पर्मेटिड। ये मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद बनता है, इसमें कोई पूछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा बड़ी बड़ी सी सेल्स होती हैं बीच बीच में, जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, पूरे में स्पर्मेटोगोनियम तो है ही, पर यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सी सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स होती हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड होता है ये सर्टोली सेल्स के अंदर अपनी मुंडी गाड़ के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स इसे कुछ खाना पीना देती जिसको ये खाता रहता है। फिर कुछ समय के बाद ये अपना जो है टेल वेल बना लेता है और इस तरीके से ये मैच्योर हो जाता है। डन, समझ में आई बात? तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्म कह सकते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, इसे कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। पर सर्टोली सेल के दामन को छोड़कर बाहर निकल आना, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर पर आपने सर्टोली सेल को छोड़ा और सेंटर पे आके आप बैठ गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर होती है? टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल है उसके अंदर होती है। एक लोब्यूल में कितनी होती है? 2 से 3। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या है, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तब बनता है जब मियोसिस 1 होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड कब बनता है? जब मियोसिस, सेकेंड मियोसिस होता है या मियोसिस 2 होता है। ठीक है, अब ये मैं अभी आपको बताने के इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मियोसिस 2 होता है। डन। मियोसिस 1 से क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम होंगे तो सेकेंडरी में 23। मियोसिस 2 सेम होता है, अगर 23 की सेल है तो 2 23 की बनेंगी, तो स्पर्मेटिड के पास भी कितना होगा? 23। डन। और स्पर्मेटिड डेवलप होता है स्पर्मेटोजोआ में, 23 क्रोमोसोम इसके पास भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी समझा दिया है। प्लीज़ अगर आपके पास ये ऑप्शन है भाई कि आप जो है
अपने यूट्यूब स्पीड को धीरे कर सकते हैं। ठीक है लल्ला, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? देखो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी हाई टाइम कि आपको थोड़ा जल्दी समझना पड़ेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ बनाना इन द टेस्टिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से क्या बनाना? स्पर्मेटोजोआ बनाना। इसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं। आप बताओ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कुछ मियोसिस किया था क्या? नहीं, सिर्फ मैचुरेशन हुआ था। फिर स्पर्मेटोगोनियम ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इन्वॉल्व, इसमें स्पर्मेटोगोनियम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? स्पर्मेटिड इन्वॉल्व होता है। इसमें तो स्पर्मेटोगोनियम से लास्ट में स्पर्म बना था ना, यहाँ पे सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनियम बना। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इन्वॉल्व होती हैं, स्पर्मेटिड इन्वॉल्व होता है। क्लियर? ठीक है, लिख लोगे। अब इतने अच्छे से अगर बता दोगे तो टीचर पागल हो जाएगी। या अब जो डायग्राम मैंने तुम्हें बताया था वो ये डायग्राम है। ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको बताया था वो ये वाला डायग्राम है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को, जो मैंने बताया था। अब इसमें आपको ये बताना है कि बी फ्रॉम ए कैसे बनता है। बी फ्रॉम ए, बी कहाँ है? बी तो दिख ही नहीं रहा है। बी फ्रॉम ए कैसे बनता है? ठीक है, तो बी फ्रॉम ए मतलब बी क्या है आपका? बी है आपका, ठीक है ध्यान से सुनो, ये है आपके स्पर्मेटोगोनियम, ये है आपके स्पर्मेटोगोनियम। डन डन। फिर उसके बाद ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कि जो ए है वो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और बी है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो वो कैसे बना है? मियोसिस 1 होने के बाद बना है। डन। ठीक है, देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। अब आपको बताना है ई से डी कैसे बना है। अब ई क्या है? ई क्या है? स्पर्म है। और ई है ना, तो आपसे ये पूछा गया है कि ई फ्रॉम डी कैसे बना है। तो याद करो डी क्या है? स्पर्मेटिड। डी क्या है बेटा? स्पर्मेटिड। और ई क्या है? स्पर्म है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनाता है? स्पर्मियोजेनेसिस से। फिर ये पूछा है कि डी फ्रॉम बी कैसे बनता है। डी क्या है? स्पर्मेटिड। बी क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड कैसे बनता है? मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद। प्लीज वो डायग्राम आप आसानी से आराम से देखना। ए क्या है? स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बी क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सी क्या है बेटा? ये जो जिसमें आप गाड़ के बैठे हुए हो, ये जो अलग टाइप की सेल हैं ये होती है सर्टोली सेल्स। तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर ये नहीं आएगा तो काम गड़बड़ है। अब समझो, अब यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट प्रोसेस बता रही हूँ, इनका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर होता है? ठीक है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में ये अंतर होता है कि ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पर oogenesis के साथ दिक्कत ये है कि इसका कुछ स्टेप जो है वो जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जीवन भर जब मन चाहे तब हम स्पर्म बना सकते हैं, आपकी बॉडी चाहे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, महीने में सिर्फ एक बार ही आपका ओवा डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, या हम ये कह सकते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, पर यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है टेस्टीज में कंप्लीट होती है। ये प्रोसेस कहाँ? ये प्रोसेस कंप्लीटेड इन द टेस्टीज। पर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है एम्पुला में, क्योंकि oogenesis तब कंप्लीट होता है जब स्पर्म आके इंजेक्ट होता है ओवा में। ठीक है, मतलब आप समझो कि सेकेंड मियोसिस किसी भी फीमेल के ओवा में तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म का मैजिक टच ओवा को मिलेगा। और मैजिक टच कहाँ मिलता है? एम्पुला में, इनफंडी जो आपका फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में मैजिक टच मिलता है। अगर स्पर्म नहीं आएगा, ओवा को टच नहीं करेगा, तो कभी भी फीमेल की बॉडी में ओवा अपना सेकेंड मियोसिस कंप्लीट कर ही नहीं सकता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टीज में होता है। और कहाँ होता है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होती हैं? स्पर्म मदर सेल, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम में बहुत सारा डिवीजन होता है, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनियम बनता है। फिर उसमें से कुछ बड़ी हो जाती है जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस 1 होने के बाद सेकेंडरी में कितने हो जाएंगे 23। सेकेंडरी मियोसिस में, सेकेंड मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मियोसिस, तो बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड मैच्योर होगा तो बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, चलो तो ये वाली बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब पाथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो स्पर्म है वो कहाँ से कहाँ की ओर बना, टेस्टीज में बना, टेस्टीज में बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर कहाँ गया रेड टेस्टीज में, फिर इफ्रेंशिया में, फिर एपिडाइमस में, वासा डिफरेंशिया में, देन इजैकुलेटरी डक्ट में। ये डायग्राम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कहाँ से स्पर्म कहाँ की ओर जाता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अगर नहीं पता है तो काम गड़बड़ है। ठीक है, कहाँ गया, explain the changes that occur in the ovary and the uterus during the menstrual cycle in the human female, mention the influence of pituitary and ovarian hormone। ठीक है, कुल मिला के आपको हार्मोन का इफेक्ट बताना है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एक्सप्लेन द ओवेरियन एंड यूटेराइन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो भाई सीधी बात यह है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से आना चाहिए है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत अच्छे से आना चाहिए है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वन शॉट रिवीजन पढ़ा है मेरा, आप जाइए और उसको देखिए और वहाँ से सीखिए। ठीक है, अब देखो भाई आपके पास टोटल 1 से लेकर 28 दिन होता है, जिसमें से पहले 5 दिन जो होते हैं वो होते हैं ब्लीडिंग के, ये आपको आना चाहिए है, मैं वन शॉट बना चुकी हूँ। यहाँ पर होता है आपका ब्लीडिंग फेज, यहाँ पर आपकी यूट्रस की जो लेयर है वो शेड आउट होकर ब्लीड की फॉर्म में बाहर होती है। फिर 5 से लेकर 13 दिन तक जो क्या होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है FSH। FSH के इन्फ्लुएंस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपके पास ओवा जो है ना प्राइमरी oocyte ये बने रखे हैं। ठीक है, करीब 60 से 80 हज़ार प्राइमरी oocyte हमारे पास प्यूबर्टी के बाद बचते हैं। ठीक है, बनते तो लाखों करोड़ों में है पर वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी आने तक हमारे पास 60 से 80 हज़ार होते हैं, और आप मानिए कि जब तक फीमेल बच्चे पैदा कर सकती तब तक उसके पास सिर्फ 750 ही बचते हैं। सोचो तुम, एक फीमेल में लाखों ओवा थे, वो मैच्योर होना शुरू हुए, भगवान ने बोला कि जन्म के पहले ही मैच्योर हो जाओगे, क्या पगला गए हो, तो भगवान ने रोक दिया। कहाँ पे रोका, कहाँ पे रोका, मियोसिस 1 पे रोक दिया, डन। फिर फीमेल आधा डिवीजन लेकर पैदा हुई, अब वो वैसी रहेगी। जब उसका प्यूबर्टी आएगी है ना, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो हम बनाते हैं एक सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जो है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, अब सेकेंडरी oocyte एक ओवम बनाने चला था तो फिर उसे रोक दिया गया, नहीं तुम फिर रुको, और फिर उसका डिवीजन आधे में रोक दिया गया। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ये चलेगा, ओवा से, ओवरी से निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब में आएगा। अब 2 कहानी है, या तो स्पर्म आए या तो स्पर्म ना आए। अगर स्पर्म आया तो ये जैसी स्पर्म को टच मिलेगा ये सेकेंडरी oocyte तुरंत डिवाइड करके ओवा बना लेगा, अगर नहीं मिला तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें बीच में बैठी है यूट्रस। यूट्रस हर बार सोचती है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, तैयारी तो मैं बना ही लूँ, पर उसको बाद में पता चलता है ना, ओव्यूलेशन के बाद पता चलता है 7-8 दिन के बाद कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, इसलिए वो अपनी तैयारी को भी ब्लीड के फॉर्म में बाहर कर देती है। ठीक है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब 5 से लेकर जो है 13 दिन तक FSH निकलता रहता है और आपके 1 से ज़्यादा ओवा को डेवलप कराने की राह में चलता है। ठीक है भाई, ये जरूरी थोड़ी कि आपने एक ओवा ही मैच्योर होगा, 1 से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, FSH जो है निकलता है। 13वें दिन तक एक हमारे पास ओवा मैच्योर हो जाता है। 14वें दिन पे जो आपका 14th डे होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, ये होता है डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये होता है डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन जब होता है, ध्यान से समझिए, डे ऑफ ओव्यूलेशन जब होता है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन काम करता है जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, आपकी ओवरी में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देखो भाई ये सब NCERT में लिखा हुआ है, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कृपया करके वन शॉट लगाइए। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या है बेटा, ये है सेकेंडरी oocyte, डन। अब यहाँ पर जब LH आता है 14वें दिन तो ग्राफियन फॉलिकल को फाड़कर, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, डन, फेलोपियन ट्यूब में चला गया।
अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब में चला गया, अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूटिया डूब गई है इसकी। और ये जो कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को और मोटा बनाता है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो तू प्लीज मेरे बच्चे को पकड़ लेना यार, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस की थिकनिंग को और बढ़ाता है। डन। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये अपने से भी एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ईस्ट्रोजन का काम क्या है? यूट्रस को मोटा करो कि बच्चा आएगा। पर प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की मोटाई को और बढ़ाता है कि सही में बच्चा आ रहा है, चलो मोटाई और बढ़ा लो, ठीक है। तो 14वें दिन पर ये जो LH होता है ये जो है ग्राफियन फॉलिकल, जो कि आपके ओवरी, ये पूरी ओवरी के अंदर है ये फॉलिकल, इसको फाड़ देता है, आपका ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ गया। डन। अब ये बैठा है, क्या निकाल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। मेरा बच्चा जाएगा और तो वो इम्प्लांट होगा, चलो मैं यूट्रस को प्रोलिफरेट करा देता हूँ, मोटा करा देता हूँ। साथ में ग्राफियन फॉलिकल भी एक हार्मोन निकाल रहा है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर यूट्रस की मोटाई को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? LH और FSH। मेनली कौन है? LH। इसी को हम कहते हैं LH सर्ज। ये NCERT की लाइन है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? LH सर्ज। इसे कहते हैं बेटा जी हम LH सर्ज। LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवरी के अंदर है फट जाता है, ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ग्राफियन फॉलिकल को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, डैमेज वाले को ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की मोटाई को बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो 14वें दिन के बाद 28वें दिन तक आप क्या करते हो? 14वें दिन से 28वें दिन को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का बहुत बड़ा रोल है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है, निकालता रहता है। पर याद रखना कि ओव्यूलेशन के 7वें दिन तक फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद 7वें दिन तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन का कोई सिग्नल नहीं जाता, यूट्रस मोटा हुए जा रहा, तैयारी बनी जा रही है। पर 10वें से 11वें 12वें 15वें दिन के, मतलब 14वें से यहाँ पर 10वें 11वें दिन के बाद ये पता चलने लगता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डाउन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो डैमेज स्ट्रक्चर है ना कार्पस ल्यूटियम, ये मेंटेन नहीं रहेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ड्रॉप करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को ड्रॉप जैसे ही करेगा तो यूट्रस की जो भी तैयारी है वो अंत आते आते तक खराब होकर ब्लीडिंग के फॉर्म में फिर से बाहर निकलने लगेगी। सो ये है आपका एक समरी फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फेज है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव मतलब आपने एक से ज्यादा ओवा को डेवलप कराने की रेस में दौड़ाया। किसके इन्फ्लुएंस में? FSH। FSH कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी में, ठीक है। डन। फिर उसके बाद जो है फॉलिकल ग्रो हुए, पहले प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शरी बना। फॉलिकल क्या होता है? उसके अंदर ओवा है, ओसाइट है, चारों तरफ थोड़ी बहुत सेल्स है, जिसे कहते हैं फॉलिकल। पहले प्राइमरी फॉलिकल, जो आपका सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट, उसकी तरफ थोड़ी सेल, फिर सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, थोड़ी और सेल, फिर आता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और अब आपके पास सेकेंडरी ओसाइट विद सम सेल्स, ठीक है। फिर और बड़ा हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल। डन। तो इस तरीके से एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। प्राइमरी ओसाइट जो है वहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 कंप्लीट होती है और सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में एक और चीज हो रही है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, देखो प्लीज जाके वन शॉट में लगाओ, फॉलिकुलर सेल्स होती है, देखो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है oocyte। ध्यान से देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमरी oocyte की चारों तरफ क्या है बेटा? सेल्स है। इन सेल्स और oocyte को मिला के क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकुलर फॉलिकल। ऐसी प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, फिर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। तुमको पता है ये सेल क्या कर रही है? ये एस्ट्रोजन निकालती है। काहे को निकाल रही है? यूट्रस की मोटाई को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? FSH निकल रहा है। FSH क्या कर रहा है? ओवा को, बहुत सारे ओवा को मैच्योर करने की राह में ले चला है। अब ओवा के चारों तरफ जो सेल्स हैं, उन सेल्स को और ओवा को मिलाकर क्या कहते हैं? फॉलिकल। पहले क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या होता है? टर्शरी, फिर क्या होता है? ग्राफियन। सब में अंतर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल छोटू, सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा बड़ा। अब सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनती हैं आधी आधी वाली। तो प्राइमरी oocyte के पास 46 क्रोमोसोम, 2 सेल बनेंगी, एक बहुत बड़ी एक छोटी। छोटी वाली को पोलर बॉडी कहते हैं, फेंक दो। बड़ी वाली को कहते हैं सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte विथ सम सेल कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल, थोड़ी और सेल बढ़ गई ग्राफिन फॉलिकल। ये छोटी छोटी सेल जो सेकेंडरी oocyte की चारों तरफ, इनको कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। क्या कर रही हैं? ये यूट्रस के डिवीजन को बढ़ाई जा रही, बढ़ाई जा रही, बढ़ाई जा रही। समझ में आई बात? फॉलिकल समझ में आया? oocyte विथ चारों तरफ की सेल्स कहाँ से आई? सेल ओवरी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज में एक आप ओवा को मैच्योर कराते हो, साथ में वो फॉलिकुलर सेल्स ईस्ट्रोजन निकाल रही होती हैं, जो कि तो ये जो होती हैं ये होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, ये होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं यही निकालती हैं ईस्ट्रोजन। डन। और प्राइमरी oocyte में क्या होता है बच्चों? प्राइमरी oocyte में होता है आपका प्राइमरी oocyte की चारों तरफ सेल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है, टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चेंजेस ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और साथ में ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स क्या निकाल रही हैं? ईस्ट्रोजन। एफएसएच जो होता है वो फॉलिकुलर फेज को मेंटेन करता है, ये फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन, जो कि क्या मेंटेन कर रहा है? यूट्रस को मोटा करा रहा है। फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये कहानी पूरे 5वें दिन से 13वें दिन तक चलती है, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज तो ब्लीडिंग हो रही है। अब 14वें दिन पर ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, बूम। किसके इन्फ्लुएंस में? एलएच के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। डन डन, फट गया। मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया? यस। और आपका ओवा सेकेंडरी oocyte, वो ओवा बना नहीं है। ओवा तब बनेगा जब किसका टच मिलेगा? स्पर्म का मैजिक टच मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये राह पे चल पड़े फेलोपियन ट्यूब पे, ग्राफिन फॉलिकल टूटा पड़ा रहा, क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या कर रहा है? यूट्रस के पास जा रहा है और मोटा कर रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो तुझे ही तो इम्प्लांट करना है। ठीक है, डन। तो देखो, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओवम, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करो, प्रोजेस्टेरोन निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन तक इम्प्लांटेशन हो जाता है, पर अगर नहीं हुआ तो भी यूट्रस, मैं मां बन के रहूंगी, इस बार तो बन के रहूंगी। फर्टिलाइजेशन के 10वें 11वें दिन तक भी जब हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवर नहीं आता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होता है। और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही ड्रॉप होगा ना बेटा, वो यूट्रस एंडोमेट्रियम जो मोटी होकर मेंटेन होकर बच्चे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बच्चा तो आएगा ही नहीं, वो शेड आउट होकर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कार्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम थिकनेस फर्दर नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो जो चीजें मैंने बताई वही ये लिखी हुई है। मेंस्ट्रुअल फेज, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एलएच का सिक्रीशन ड्रॉप हो जाता है। एलएच ही तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था, एलएच ओव्यूलेशन भी कराता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कराता है। ल्यूटियम, इसीलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा तो क्या प्रोजेस्टेरोन निकलेगा ही नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा तो क्या है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो हैवी ब्लीडिंग होगी। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ समझ आया? प्लीज, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि यू हैव टू रीड द कंसेप्ट फर्स्ट, अदरवाइज ये कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा, प्लीज। ठीक है, ये फिगर है जो कि आपको ये बता रहा है कि ये डेवलपमेंट है। अब आपके पास होता है जाइगोट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? जाइगोट मैंने आपको क्या बताया था? ये होता है oocyte। ठीक है, ये है आपका ओवम। ओवम या oocyte, ओवम को जैसे ही मैजिकल टच मिलता है स्पर्म का, आपका सेकेंडरी oocyte ओवम बनता है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना। तो हमको क्या बताना है इसमें? ओके, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ बन रही हैं, क्या ये बताना है ना। तो ये फिगर ए जो है ये शो करता है फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो बी वाला है वो ये शो कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सेल। आपको करेक्ट स्टेज और डेवलपमेंट बताना है कि एक्स वाई जेड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बेटा है ना, एक्स में है यूट्रस, तो एक्स में पाया जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है यहाँ पे आपका जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो का वो फॉर्म है जो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है, वाई में क्या पाया जाता है? वाई में एम्पुला है जहाँ पे होता है जाइगोट। वाई क्या है बेटा? वाई एम्पुला होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनाते हो बेटा? जाइगोट ही तो बनाते हो। और जेड में होता है oocyte। जेड में क्या होता है? oocyte। तो मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो आपकी एक्स वाई जेड स्टेज पे बनेगी। डन है, तो आप देख लीजिए भाई। तो एक्स में क्या है? एक्स में जो बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं। फिर वाई में क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं एम्पुला रीजन में। और जेड में क्या बनेगा? जेड में बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो जेड वाला स्ट्रक्चर है, जेड कहाँ है? ओके, जेड कहाँ है? जेड जेड जेड
ओके ओके, प्लीज मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना है क्या? ओके, एक्स देखते हैं, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स है ये, एक्स है ये, मतलब ये है यूट्रस। यूट्रस में क्या बन रहा है, यूट्रस में क्या आता है, यूट्रस में मैडम जी आता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, ठीक है। फिर वाई है ना, वाई कहाँ है, वाई कहाँ है, वाई में बनेगा फर्टिलाइज्ड एग, वाई में बनेगा फर्टिलाइज्ड एग, और जेड में क्या बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिया दे देगा और आप बताओ कि हर एक एरिया में कौन सा स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। डन। तो आपके ओवा में अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, एम्पुला में फर्टिलाइज्ड एग होगा, यूट्रस में एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो का कौन सा फॉर्म इम्प्लांट होता है, ब्लास्टुला, ठीक है। तो पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, नाउ ध्यान से सुनिए। अब ब्लास्टुला जो है वो अपने चारों तरफ कुछ लेयर्स बनाता है, और वो बाहरी लेयर जो है इसको कहते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाती है यूट्रस के साथ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज इन द मैटरनल ब्लड एज इट फॉलोज फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। चलिए भाई शुरू करें, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। और कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बताना था ना, ठीक है। 10 क्वेश्चन बताना था ना मेरे को आपको, ओ 10 ही है, लास्ट में आगे के हेंगे हेंगे हेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज इन द मैटरनल ब्लड एट इज फॉलोज फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस चीज का जो अमाउंट है वो मैटरनल ब्लड में कम होगा अगर ब्लड बच्चे से माँ की ओर फ्लो हो रहा है। तो भाई पहले ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, क्योंकि माँ ब्लड के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन बच्चा ले लेगा, बच्चा बदले में क्या देगा माँ को, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का लेवल मैटरनल ब्लड में कम होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, दूसरा अमाइनो एसिड भी कम रहेंगे। तो ये दो चीज़ें 1 और 2, राइट आंसर विल बी ए। तो याद रखना कि प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन है। माँ ब्लड के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देती है, हार्मोन्स देती है, बहुत सारी चीज़ें, एंटीबॉडीज देती है, तो वो सब बच्चा ले लेता है। बदले में माँ को क्या देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट देते हो, ठीक है। तो आपका माँ को जो ब्लड मिल रहा है उसमें क्या चीज़ कम रहेगी, न्यूट्रिएंट जो कि अमाइनो एसिड है, और ऑक्सीजन जो बच्चा ले चुका है। डन, क्लियर। अब प्लेसेंटल हार्मोन एक ग्लैंड है, अब आपको एक इसका क्या देखना है, एक हार्मोन की लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, ठीक है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना। पहली 3 मंथ की प्रेगनेंसी इज वेरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले 3 मंथ की प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पहले 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है वो मेंटेन होती है कार्पस ल्यूटियम से। तो पहले 3 मंथ की प्रेगनेंसी बहुत रिस्की भी होती है ना, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, अगर नहीं निकालेगा तो प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। तो पहले 3 मंथ इसलिए लोग कहते हैं रिस्की होता है। और सोचो तुम, पहले 3 मंथ में अगर ओवरी निकलवा दोगे तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरी ही प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही कार्पस ल्यूटियम है। पर अगले 3 महीने में हमारे पास बन जाता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है, अच्छा देखो ये बात याद रखो कि ओव्यूलेशन 14th डे पे हुआ, 14 से लेकर 28 दिन तक उस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है LH, पर 28वें दिन के बाद LH एकदम खत्म हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक कौन मेंटेन करेगा? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो आपका जो बेबी होता है ना बेटा, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, आउटर वाली लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं कोरियन, ठीक है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरियन, ठीक है। ये होता है बेबी, और यही कोरियन जो लेयर होती है ये प्लेसेंटा बनाती है। यही कोरियन जो लेयर है ये प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। तो ये लेयर ना जो कि प्लेसेंटा बना रही है, तो हम इसको प्लेसेंटल हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोरियन ही प्लेसेंटा बनाती है। ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। बेबी के चारों तरफ एक लेयर है, इसे कोरियन कहते हैं। कोरियन ही प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। प्लेसेंटा में दोनों पार्ट होते हैं, बेबी का भी पार्ट होता है और माँ का भी पार्ट होता है। माँ का कौन सा पार्ट है, यूट्रस, और बेबी का कौन सा पार्ट है, कोरियन, ठीक है। तो माँ और कोरियन ये बेबी का पार्ट हो गया और माँ का यूट्रस हो गया, दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। तो बेबी का ये जो कोरियन है ये निकालता है HCG, प्लेसेंटा का ही पार्ट है तो प्लेसेंटल हार्मोन कह सकते हैं। तो ये जो हार्मोन निकालता है इसे कहते हैं कोरियन। कोरियन जो होता है बेटा ये HCG निकालता है। तो उस अगले 3 महीने तक
HCG जो है वो मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को ताकि प्रोजेस्टेरॉन निकालो, ठीक है। तो मैडम 3 महीने के बाद प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए क्या, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा? नहीं, अगले 3 महीने तक प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप हो जाता है, वो खुद का प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। तो 3 महीने के बाद दिक्कत नहीं है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, प्लेसेंटा एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन मदर के ब्रेस्ट को डेवलप कराता है ताकि जब बच्चा पैदा हो तो अच्छे से फीड हो सके। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन तो है ही, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन खुद प्लेसेंटा निकालता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। तो हार्मोन HCG एंड HPL जो होते हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, हालांकि रिलैक्सिन जो है ये प्लेसेंटा से नहीं निकलता, पर ये तीनों हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी में निकलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये सारे हार्मोन फीटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि मैडम आपने बहुत जल्दी बोला, बेटा मैं टॉप 10 क्वेश्चंस की आपको लिस्ट बता रही हूँ। मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी ना उतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तुमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तुम क्लास 12th के बच्चे हो, तुम जाओ तुम कोई भी, मैं तो कहती हूँ तुम जाओ और तुम कोई भी खोल लो तुम तो लेक्चर। यार मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे उनके हिसाब से कंसेप्ट पढ़ाना आता है, इसलिए मैं कंसेप्ट जब तक नहीं पढ़ा देती तब तक मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बता सकती। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर बनता है, लो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। बेटा आंसर के पीछे लॉजिक समझो कि क्यों है, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप बना नहीं पाओगे। तो आप लॉजिक जरूर समझो, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है पर आसपास के लॉजिक को समझ के लिखो, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम फंस जाओगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी टॉप 10 बना रहा है क्वेश्चन और अगर वो इस लेवल का एक्सप्लेनेशन दे दे तो 12th पढ़ाना छोड़ देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो अगेन सुनिए, हमको कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है पर इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कंसेप्ट सिखाऊंगी। थोड़ा फास्ट रहेगा तो जो भी चीज मैं बोल रही हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए या ध्यान से सुन लीजिए और मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़िए कि अगर मैं मेंस्ट्रुअल क्वेश्चन करा रही हूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल धड़ाधड़ अंडरलाइन करते जाइए, मैं एक एक शब्द आपको बताती जाऊंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा और कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर।